हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आईआरटी एंट्रेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के द्वारा दिए गए हैं, जिसका हमने एक पूरा पीडीएफ बना दिया है। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है। ये जो सीरीज़ है ये चलती रहेगी, इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगाते रहेंगे और आप अपना सिलेबस जो है उसको भी कवर करते चलिए। और साथ ही साथ जो इस तरीके के हम क्वेश्चन लगवाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के जो आपके बुक में क्वेश्चन है करते रहना, ठीक है। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पुराने 2024 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहले के क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो हमने आपको पीडीएफ दिया है उसमें 2022 और 2024 दोनों मिक्स करके क्वेश्चन दिए गए, लेकिन हमको पता है कि कौन से 2022 के हैं, कौन 2024 के हैं। तो इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि अभी आज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सारे के सारे लगभग 2024 के हैं, ठीक। तो उसको ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को समझिएगा। हम लोग फिजिक्स का 12 नंबर तक का क्वेश्चन लगा लिए थे, ठीक है, 12 तक लगा लिए थे। अगर आपके डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन अगर आप नहीं जानते तो किसी से, बड़े भाई बहन दीदी किसी से पूछ लीजिए, बता देगा डिस्क्रिप्शन कहाँ पर होता है। तो वहाँ पर जाएंगे तो एक लिंक मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, पीडीएफ को। नहीं पर यहाँ पर जो नंबर दिया जाता है इस पर, ठीक है। लेकिन आपको इस पीडीएफ को रखना है सामने, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन का कुछ पार्ट लिखते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको इस पीडीएफ में देखते रहना है, या फिर प्रिंट आउट करा के रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग लगाने वाले हैं, 12 तक लगा चुके हैं, 13 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दूसरे जैसा आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन कैसा है, कैसे सॉल्व होगा, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 केजी का एक पिंड विरामावस्था में है, यानी कि रुका हुआ है। 2 केजी का एक पिंड है, ठीक है। यदि उस पर P अचर शक्ति, यानी कि P एक कांस्टेंट कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अचर यानी कि कांस्टेंट हो गया, ठीक है। शक्ति उस पर लगाई जाती है, ऐसा मतलब उस पर शक्ति लगाई जाती है, ठीक है। उसको फोर्स नहीं कहा, यहाँ पर शक्ति की बात की है, तो उस पर शक्ति लगाई जाती है। तो 4 सेकेंड में बाद बिंदु सॉरी बाद पिंड जो होता है विरामावस्था में हो जाता है। सॉरी पिंड का विस्थापन दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, हमको दिखाई थोड़ा सा छोटा छोटा अक्षर लिखा रहता है ना। आज अपने चश्मे लगा लेते, ये कल से ही प्रॉब्लम आ रही है हमको। तो देखिए अब क्या है, हम आपको साफ साफ पढ़ कर बता रहे हैं कि लिखा हुआ है कि समय यानी कि t = 4 सेकेंड बाद पिंड का विस्थापन 1/3 आपको वहां पर जो है लेमडा मिला हुआ है, उसमें विस्थापन अगर आप देखेंगे तो 1/3 लेमडा और स्क्वायर करके या फिर क्यूब करके आपको मिलेगा, और √p इस तरीके से करके। लेकिन वहां पर लेमडा नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में जो है लेमडा नहीं है, वो वहां पर क्वेश्चन में गलत टाइप हो गया है, अल्फा स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अल्फा स्क्वायर हो, ये क्या है, विस्थापन है। इतना क्या दिया गया है, और पिंड कितना दिया गया था, 2 केजी का आपका पिंड था, ठीक है। और उस पर फोर्स कितना लगाया गया था, P अचर बल उस पर लगाया गया था, ठीक है। P अचर बल जो है उस पर लगाया गया था। कितने समय के लिए लगाया गया था, समय कितना था, 4 सेकंड के लिए, ठीक है। 4 केजी का पिंड था, उस पर हमने P यहाँ पर शक्ति लगाई 4 सेकंड के लिए, तो या फिर 4 सेकंड में उसका जो विस्थापन है, ठीक है, उसका जो विस्थापन है वो इतना हो जाता है। तो अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए कि अल्फा की क्या वैल्यू होगी। आपके पास में ऑप्शंस दिए हैं 4, नन ऑफ दीज, इस तरीके से करके आपको ऑप्शन जो है दिए गए हैं, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक का है, ये हमको समझना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है। तो किस टॉपिक का ये क्वेश्चन हो सकता है, जो है मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मोशन का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर आपको विस्थापन दिया गया है। तो विस्थापन के लिए अगर आप देखेंगे न्यूटन के नियम में तो कितने नियम्स हैं, उसमें एक ही नियम है जो विस्थापन को बताता है, S = ut + ½ AT
आप देखेंगे इसमें, ठीक। तो यहाँ से हम लोग विस्थापन निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि जो पिंड है वो विरामावस्था में था, पहले विरामावस्था में था, यानी कि उसके इनिशियल अगर आप वेलोसिटी देखें वो तो पहले ही बता दिया गया कि 0 है, तो ये पार्ट तो हमारा वैसे ही 0 हो जाएगा। तो टोटल जो हमारा फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा, ठीक है, यानी कि 1/2 AT²। तो इसमें हमको समय पता है, लेकिन ए यानी कि एक्सेलरेशन हमको नहीं पता है, त्वरण हमको नहीं पता है। तो त्वरण के हैं, या फिर कभी कभी इस तरीके से अगर बना होता क्वेश्चन कि एक बॉल है जिस पर इतना फोर्स लग रहा है, जैसे केजी का है, ठीक है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लगाया गया। कितना लगाया गया? फोर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, शक्ति यानी कि पावर की बात नहीं कर रहे हैं, हम फोर्स की बात कर रहे हैं। तो फोर्स जो है इस पे 10, आपको ये क्वेश्चन मान लीजिए करना हुआ, तो एक्सेलरेशन आपको चाहिए है, तो आपको ये चीज पता है कि F = m/a होता है, तो ये आपका 10 है, ठीक है। m आपका पता है कितना है, 2 है, और a आपको निकालना है, इसको इधर भेजेंगे तो a बराबर सीधे में आपका आ जाएगा 10/2, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुरंत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमको फोर्स नहीं दिया है, पावर से हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन को? ये चीज हमने आपको पढ़ाई है, ऐसा नहीं, ये चीज हमने आपको समझाई है, पूरा हर चीज बताया कि कैसे, ये चीज अभी जो बताई, ठीक है। बस इसमें अंतर ये आ गया है कि जहां पर हम फोर्स की बात कर रहे थे वहां पर ये पावर दे दिया है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर आपका होता है W/T। क्या होता है भाई? W/ क्या होता है? T आपका होता है, ठीक। W/T मतलब क्या होता है भाई? W/T का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, ठीक है। और W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है F/S, ठीक है, F/S होता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, वर्क बराबर होता है। अब आपको पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है? अब इसको हटा सकते हैं यहाँ से, चलिए हटा देते हैं। फोर्स बराबर होता है M/A, और इंटू में S तो रहेगा ही, S यानी कि यहाँ पर क्या होता है? जितना विस्थापन किया जाता है, ठीक, और यहाँ पर ये T। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले से हमने ये वाला फॉर्मूला बना लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब हमको इसमें a दिखने लगा है, तो अगर हम यहाँ से a का फॉर्मूला लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं, लेकिन हमको कुछ वैल्यूज दी है। जैसे इसमें से हमको m मालूम है, ये m ही तो है, मास ही तो है ये इसका, 2 किलो, तो यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं, 2 × a × s, और हमको t भी दिया है, समय 4 सेकेंड का। तो इसको अगर कट करेंगे तो ये टोटल हमारे पास में बन करके आएगा a। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? ए निकाल सकते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन अपना निकाल सकते हैं। इसको इधर भेज दे इसको, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2p/s, यही आ जाएगा ना। तो एक्सेलरेशन हमारा आ गया है। तो अब हम क्या करें? अपना जो फॉर्मूला था S = ut नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ut वैसे ही 0 हो जाएगा, तो AT² करेंगे। क्लियर है? तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है? 1/2, और एक जगह हमको ये वाली वैल्यू रख देनी है, तो 2p। और देखिए यस, यहाँ पर ये जो यस है ना, ये विस्थापन है आपका, और विस्थापन हमको दिया गया है कि ये विस्थापन होता है, विस्थापन तो हमको बताया ही है। तो हम क्या करेंगे? इसके जगह इसकी वैल्यूज को रखेंगे, लेकिन अभी नहीं रखते हैं, अभी कुछ देर बाद रखते हैं, क्योंकि अभी एक एस और है, तो इसको रख लेते हैं तब। तो यहाँ पर क्योंकि अभी रखेंगे तो यहाँ भी रखना पड़ जाएगा और यहाँ भी रखना पड़ जाएगा, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तब रखते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये 2p/s आ गया। अच्छा, एक चीज अभी छूटी गई, a लिखा और यहाँ पर ये t² का मतलब क्या हो गया? अगर हम t की वैल्यू रख देंगे तो ये 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौक 16, 4 है ना, 4 सेकंड, तो 4 चौक 16 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम 2 और 2 को कट कर सकते हैं, और s को इधर s के साथ में भेज दीजिए, तो s² हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका टोटल 16p, यानी कि 16p, ठीक। s की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर को अगर आप इधर भेजेंगे तो ये चीज अंडर रूट में बदल जाएगी, ठीक। तो यहां से ये बन करके आएगा 4√p, ये किसकी वैल्यू आ रही? s की, s यानी कि विस्थापन। तो विस्थापन हमने ये चीज निकाल लिया है। क्या निकाला हमने? फिर से लिख रहे हैं, देखिएगा, इसको थोड़ा जगह बना ले। हमने ये निकाला कि s बराबर आ रहा है 4√p, s यानी कि विस्थापन होता है, और विस्थापन को विस्थापन, तो बस वही रख देंगे, घबराना नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर और अंडर रूट पी,
और इक्वल में यहाँ पर क्या आएगा 4 और अंडर रूट पी। तो देखिए अंडर रूट पी से अंडर रूट पी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, साफ साफ कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बराबर आएगा 4 तिहाई 12। अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट 12 कीजिए, अंडर रूट 12 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। ठीक है, 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा करके। तो 2 अंडर रूट 3 अल्फा की वैल्यू आ रही है, जो कि ना ये है ना ये है ना ये है, ये नन ऑफ दीज हो सकती है। ठीक है, अगर हो सकता है अगर कोई और डेटा हो तो इसमें से कोई आंसर आ जाए, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो नन ऑफ दीज हमको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने हर एक तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, कोई ऐसा मिस्टेक तो किया नहीं है। अब हो सकता है कोई अगर डेटा नहीं हो तो फिर दिक्कत, क्योंकि बच्चों के द्वारा ही क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, चाहे धीरे देखिए, 2x पे देखिए, और सिलेबस भी कंप्लीट करते चलिए। इन क्वेश्चन को तो आपको देखना ही, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपके कॉपी किताब में मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, उनसे समझना है। ठीक है, इनके तरीके के क्वेश्चन को अपने कॉपी में टिक कर लेना है और उन्हीं को लगाना है। छोटे छोटे क्वेश्चन को भूल जाइए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्चुअली में थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ गई है, कल से ही प्रॉब्लम आ गई है। जब केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो इसमें क्या हो रहा है कि या तो पीडीएफ खुल रहे हैं, या तो जो है ये पीडीएफ सही से खुल नहीं पा रहा है। मतलब खुलता है या पीडीएफ खुलता है या फिर फाइल मैनेजर खुलता है, उसको खोलते हैं तो हट जाता है। चलिए, कहाँ पर हम लोग थे? 13 नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अच्छा, मैथ फिजिक्स में ही थे। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान, देखिए हम लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान क्या होता है? m होता है। द्रव्यमान कितना दिया है? द्रव्यमान आपको दिया है 5 ± 0.05 0.5 और v यानी कि वेलोसिटी आपको क्या दिया गया है? ये आपको दिया गया है 20 ± 0.4। और आप समझ पा रहे हैं ये चीज कहाँ से आ रही है? ये किसका टॉपिक हो सकता है? त्रुटि का टॉपिक है। ठीक है, मेजरमेंट में एक टॉपिक है त्रुटि, एरर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। ये सारा कुछ हमने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी देखिएगा कैसे इसको लगाते हैं। तो और इसके बाद ये आपका वेग है, तो बताना है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा आपको बतानी है। ठीक है, पिंड की गतिज ऊर्जा आपको बतानी है। आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं ध्यान से एक बार देख लीजिए। 1000 ± 140, ठीक है, 5000 ± 0.4, 500 ± 140। ठीक है, अब देखिए बच्चे क्या करेंगे इसमें, और एक और ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, बच्चे जिनको नहीं आता तुक्का कैसे लगाते हैं और गलत कैसे होता है, अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी आपको ये चीज़ बताएंगे कि कैसे तुक्का लगाते हैं बच्चे और कैसे उनका गलत होकर के आ जाता है। ठीक, तो तुक्का उक्का लगाना बहुत कम कीजिएगा। फायदा थोड़ा करती हैं कभी कभी, लेकिन इतना भी नहीं। ठीक है, थोड़ा संभल करके तुक्का लगाइएगा, ये कहने का मतलब है। तो ये ऑप्शन हो चुका है। इसके बाद क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई। क्वेश्चन आपके पास में क्या लिखा हुआ है सर? किसी द्रव्यमान यदि किसी पिंड का द्रव्यमान ये है, द्रव्यमान आपके पास में लिखा है, वेग ये है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगी आपको बताना है। आपका ऑप्शन जो है इस तरीके से दिया गया है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, 1/2 mv² होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये हमारा जो होता है नंबर्स होता है, यानी कि उसका मेन होता है, जैसे मान लीजिए कि m होगा और ये डेल्टा m होगा हमारा, है ना। तो यहाँ पर ये इसकी त्रुटि होती है, कितना ज़्यादा और इतना कम हो सकता है। ठीक है, तो मेन हमारा जो है इससे लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू रखेंगे 5 और v की वैल्यू रखेंगे 20 और इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा गतिज ऊर्जा, अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ हमने आपको बताई है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये कितना जाएगा,
यहाँ से चलिए इसको 20 को उड़ते 20 कर दीजिए, 20 को उड़ते 20 करेंगे तो यहाँ से इसको 10 आ जाएगा, तो इसका करेंगे तो ये 1000 आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। 1000 जूल करके मान लीजिए आ गया, तो 1000 आ गया। तो अब ये 1000 में आप देख सकते हैं, तो आप पहले तो ये बता सकते हैं ये होगा, लेकिन आप एकदम कंफर्म नहीं हो सकते क्योंकि नन ऑफ दीज भी है, तो आपको पहले त्रुटि भी इसमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी त्रुटि आएगी ये आपको अभी निकालना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी त्रुटि आएगी, जो इसके हिसाब से त्रुटि आएगी, ठीक है। तो कैसे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं कि m में त्रुटि, ठीक है, m में यानी कि मास में त्रुटि, ठीक है। तो जो आपका मास है, द्रव्यमान है, उसमें कितनी त्रुटि आएगी, तो देखिए त्रुटि जो हम लोग निकालते हैं, त्रुटि मास में त्रुटि बराबर क्या आता है पता है, डेल्टा m अपॉन m, क्या आएगा, डेल्टा m कितना है सर, डेल्टा m आपके पास में है 0.5, अब ये कितना है 5, तो यहाँ से अगर आप इस चीज़ को कट करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, आप इसमें दोनों में क्या कर दीजिए, इससे आप डिवाइड कर दीजिए, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, आप इसको भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0.1 आ जाएगा, ठीक है, कट करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसके बाद क्या है, v में त्रुटि देखिए, यानी कि वेलोसिटी में त्रुटि देखिए, तो ये भी आपकी आ जाएगी डेल्टा v अपॉन v, ठीक। तो डेल्टा v कितना है आपके पास में, 0.04 है क्या, नहीं वही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0.4 ही है, और ये 20 है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका कैलकुलेशन ये आएगा 0.02, इतना आ गया। तो ये त्रुटि आ गई और ये आपकी एक त्रुटि आ गई, दो त्रुटि आ रही है। अच्छा, आपको यहाँ तक दिख रहा होगा ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको समझिएगा, हम इस चीज़ को फिर से लिख दे रहे हैं, सोल्यूशन वही करने का तरीका है, 0.02 है, ठीक है, याद रखिएगा, बोल रहे हैं अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तब, क्योंकि कभी कभी होता है इधर नीचे नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो ये चीज़ गई है, ये और ये है ना, तो अब ये दोनों त्रुटियां मिल गई हैं, लेकिन अभी आपको काइनेटिक, अब इससे पहले आप सापेक्ष जो त्रुटि है वो निकालिए, ये तो आपको अलग अलग त्रुटि मिली है, संपूर्ण सापेक्ष त्रुटि निकालिए m और v को फॉर्मूले में रख करके, तो उसमें आप देखेंगे तो m एक ही बार है लेकिन v का स्क्वायर है, तो आप सापेक्ष कैसे निकालते हैं, जो अगर स्क्वायर होता है इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें करेंगे 0.1 यानी कि m की त्रुटि प्लस में v की त्रुटि, लेकिन v का स्क्वायर है तो दो गुणते आप करेंगे 0.02, ऐसे करके करेंगे, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.1 प्लस में 0.04, तो अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो 0.14 करके आ जाएगा, ठीक है, 0.14 करके आ जाएगा। तो ये किया हुआ, ये क्या है भाई, ये है आपकी त्रुटि, किसमें है त्रुटि, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी में पूरी की पूरी त्रुटि है, यानी कि इसमें त्रुटि है। तो काइनेटिक एनर्जी की त्रुटि कैसे निकालेंगे, अगर आप काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में त्रुटि आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी में त्रुटि, इसमें आप त्रुटि कैसे निकालते हैं, इसमें आप त्रुटि निकालते हैं डेल्टा, और डेल्टा काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए, के ई मान लीजिए, अरे भाई ई लिखना है ना, और अपॉन में के ई ऐसे करके निकालेंगे। तो त्रुटि तो आपको मालूम है, बस आपको डेल्टा के ई निकालना है, क्योंकि आपको जो ये वैल्यू दी गई है ये किस में दी गई है पता है, ऐसा दिया गया है, के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, इस तरीके से निकालना है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी तो आपने निकाल ही ली है, पहले ही 1000 आ चुका है, अब आपको डेल्टा काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ से आपको त्रुटि तो मिल गई, इन दोनों की वजह से आपको इसमें पता चल गया कि आपके गतिज ऊर्जा में इतनी त्रुटि हुई होगी, तो इसके जगह पर रख दीजिए 0.14, और इसके बाद आपको डेल्टा के ई निकालना है, तो के ई की वैल्यू आप रख दीजिए, के ई कितना निकाले थे अभी आपने, 1000 निकाला था कि नहीं निकाला था, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो यहाँ से आपको डेल्टा के ई जो है मिल जाएगा, तो ये कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल आपका बन करके आएगा ये वाली चीज़, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1000, और प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 140। तो देखिए ये किस में मैच कर रहा है, ये पहले वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ पाए नहीं समझ पाए, हमने क्या किया, इसमें देखा इतना है तो हमने टोटल जो है त्रुटि निकाल ली, पहले काइनेटिक एनर्जी में त्रुटि निकाल ली और काइनेटिक एनर्जी को निकाल लिया, फिर उसके बाद इसमें रख करके ला दिया आंसर, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ पाएंगे? इसके बाद क्या क्वेश्चन है सर? इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है? ये तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? अच्छा 15 नंबर क्वेश्चन आपका जो है ये भी एरर से ही रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है आपका तरंग दैर्ध्य वाला, ये भी किससे रिलेटेड है? तरंग उससे ही रिलेटेड है, एरर वाले ही क्वेश्चन मेजर। ठीक है क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन है कि जल में उत्पन्न तरंग की गति। ये सब क्वेश्चन एक एक बार हम आपको पहले ही लगवा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो बहुत बच्चे अब ये कहाँ है क्वेश्चन कहाँ नहीं है ढूंढेंगे बीच में, क्योंकि हर एक चैप्टर का बीच बीच में कराया है ना कभी कभी। तो फिर से एक बार हम आपको बता दें, जल में उत्पन्न तरंग की गति, जल में उत्पन्न तरंग की गति, ध्यान देखिएगा हम क्या क्या वर्ड बोल रहे हैं वो ध्यान रखिएगा। तरंग की गति v बराबर आपके पास में लेमडा a और g की पावर b और d की पावर c है। ठीक है, जहां पर ये लेमडा आपका क्या है? तरंग का तरंग दैर्ध्य है, और g आपका गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, ग्रेविटेशन ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, और इसके बाद ये क्या है? d आपका डेंसिटी है। ठीक है, तो आपको बताना है a कॉमा b कॉमा c का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन किसका आपको पता चल रहा है? डायमेंशन का क्वेश्चन पता चल रहा है। ठीक है, डायमेंशन जिसमें हम लोग फॉर्मूला वगैरह बनाते हैं उसका क्वेश्चन हमको पता चल रहा है। तो डायमेंशन से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। ये देखिए गति है, सिंपल ये कह दिया है कि जल में उत्पन्न तरंग की गति। तो तरंग की गति हो या फिर कुछ भी हो, है तो गति ही। तो जब गति होगी तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड होगी। अब मीटर किस में नापते हैं? हम लेंथ में नापते हैं। ठीक है, और अपॉन सेकेंड हम किस में नापते हैं? टी में नापते हैं। ठीक है, स्क्वायर भी नहीं है, तो यहां से अगर आप इसका डायमेंशन बनाएंगे तो एल टी -1 करके आएगा कि नहीं आएगा? ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी का यानी कि जो आपका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन इसमें m नहीं है, तो m भी हम ला लेते हैं, क्योंकि m तो इसमें है नहीं, कोई मास तो है नहीं, तो इसका पावर क्या करते हैं? 0 करते हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये सब हमने आपको पढ़ा करके रखा हुआ है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे क्या है, ये सब आप जाकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो आपका लेमडा है वो क्या है? तरंग की तरंग दैर्ध्य, जो कि किसमें नापी जाती है? लेंथ में मापी जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला बन करके आएगा एल केवल, और जो पावर होती है ये बाहर लगती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद क्या है? दूसरा क्या है? जी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? आपको मालूम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा? एल और सेकेंड स्क्वायर यानी कि t-2। ठीक है, t-2, और पावर में क्या लगेगा? b। फिर उसके बाद d क्या है? आपका डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी आपका क्या होता है? डेंसिटी आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान आप किस में नापते हैं? द्रव्यमान आप नापते हैं यानी कि मास आपका होता है। ठीक है, तो उसका आपका क्या आता है? मान लीजिए कि द्रव्यमान का आपका m होता है। ठीक है, नापने का द्रव्यमान का जो होगा आपका मास में आता है, तो m आएगा उसका। और जो आयतन आता है, आयतन आप किससे नापते हैं? v, मतलब कि a नापते हैं, यानी कि 3 बार लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई करते हैं, तो है तो तीनों लेंथ ही। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है ये क्या बनेगा? m, और उसके बाद क्योंकि मास इसमें रहता है ना, मास, तो मास को हम लोग m से करते हैं, और L-3 ऐसे करके होगा, है ना। द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन का क्या करता है? L का क्यूब रहेगा, तो जब क्यूब को ऊपर लाएंगे तो L का -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे? पावर c करेंगे। तो बस इसको हमको सॉल्व करना है, ABC की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसके लिए पहले हम इसको अंदर लाएंगे तो L का a हो जाएगा पहले तो। ठीक है, इधर लाएंगे तो L का पावर b
और t का पावर -2b, ठीक है, 2b। और इसके बाद यहाँ पर लाएंगे तो m की पावर c और l की पावर -3c, ठीक है। अब सबको साथ कर लेते हैं, m को अलग कर लेते हैं, l को अलग, तो इन सबको में सब मल्टीप्लाई में है तो m केवल अकेला है तो उसको अकेला रख देंगे, पावर क्या है c है, लगा दिए। l यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पर सबकी पावर जुड़ जाती है क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, l की पावर a प्लस में b, ये पावर जुड़ जाएगी, प्लस में भी माइनस में 3c, क्योंकि ये भी जुड़ जाएगी तो माइनस में 3c, ठीक है। उसके बाद क्या है t, यानी कि आपका टाइम का, तो ये केवल इसमें है तो -2b हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इधर आप देखेंगे तो m की पावर 0 और l की पावर कुछ नहीं है तो उसको 1 मान लेंगे और t की पावर -1, ठीक। अब कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो देखेंगे आपको मिलेगा c बराबर 0, पहली वैल्यू मिल गई c बराबर 0। अगर आप l के कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आएगा a प्लस बी माइनस, l में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर इतना है तो इसका कंपैरिजन 1 के साथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से वैल्यू तो नहीं निकली, t से कंपैरिजन कीजिए तो यहाँ पर क्या है -2b और इधर क्या रहेगा -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर क्या आएगा, चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं, हो सकता है ना दिखे आपको यहाँ नीचे, तो b बराबर क्या आएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हमको c की वैल्यू और b की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमको a की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले इक्वेशन से निकाल लेंगे, ठीक। तो ये वाला इक्वेशन क्या है, a प्लस बी माइनस 3c इक्वल 1, तो हमको a निकालना ही है, इन सबको उधर ले चलते हैं, तो उधर 1 है, ये माइनस जाएगा, मतलब ये इधर जाएगा तो -b हो जाएगा। अब b की वैल्यू क्या है, ये है, तो -1/2 कर सकते हैं, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3c है, तो c की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 है तो खत्म कहानी समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 1/2 और b की वैल्यू भी 1/2 और c की वैल्यू 0, तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इतना समझाए तो ठीक है, पूरी कोशिश की है। और इसके साथ साथ अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, ये तो थोड़ा मजाक किया हमने, लेकिन अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चले जाइएगा फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट बनी रहती है, ठीक है, ऐसा खिसकाएंगे तो होम, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो करके सब बना रहता है, तो उसमें प्लेलिस्ट होता है ऑप्शन, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, एक मैथ की, एक फिजिक्स की। फिजिक्स वाले में जाएंगे तो आपको पूरा सब कुछ मिलेगा IRT एंट्रेंस का, ठीक है, तो उसमें जा करके उसको देखिएगा, ठीक। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए सॉल्व, बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी सॉल्व करनी है, ठीक है, ये समझा रहे हैं, जल्दी लिख करके देखिए, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप समझ लीजिए खुद आपसे, ठीक है, हमको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कैसे क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे आप हमसे पूछते हैं कि सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप देख लीजिए खुद से, ठीक है, देख करके समझिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम क्या बताएं इसमें, है ना। चलिए समझ गए कि नहीं, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, सबको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन कौन सा लगा चुके, 2 क्वेश्चन लगाए कि 3 यार, देखो पहला क्वेश्चन वो लगाया 13 वाला, आ गया 13 लगाया, 14 लगाया, 15 लगाया, 3 क्वेश्चन लगा दिए। अब चौथा नंबर देखिए, क्वेश्चन जो है हम आपको मुँह जबानी बता देंगे, ये क्वेश्चन क्या है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लाल प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक, उसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। चलिए 1 सेकंड इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, तो चलिए खुल गया। देखिए तो इसमें क्वेश्चन है कि लाल कांच के लिए अपवर्तनांक जो है 0, लाल कांच के लिए, लाल ये दिखाई दे रहा है, लाल के लिए जो अपवर्तनांक है n है वो कितना है, 1.520 है, ठीक है। और नीले के लिए अपवर्तनांक क्या है, n की वैल्यू क्या है, 1.55, ठीक है, ये n की वैल्यू है। तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू है अपवर्तनांक, उसके बाद कह रहा है कि कांच के प्रिज्म में, ठीक है, प्रिज्म की यहाँ पर बात आ रही है, कांच के प्रिज्म में लाल तथा नीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण क्या है, D1 है और D2 है, ठीक है। विचलन कोण यहाँ पर बात हो रही है,
विचलन कोण, विचलन कोण लाल के लिए क्या है, विचलन कोण लाल के लिए D1 है, ठीक है, और नीले के लिए क्या है, नीले के लिए आपका ये है D2, क्या है, D2 है विचलन कोण। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा, मतलब ये चीज आपसे कही जा रही है कि लाल और नीले का जो आपका अपवर्तनांक है ये है अलग अलग, तो आपका विचलन कोण ये और ये है, तो आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन इसमें बन सकता है। आपके ऑप्शन इधर है, D1 बड़ा होगा कि D2 छोटा होगा, D2 बड़ा होगा कि D1 छोटा होगा, है, ये आपको बताना है, ठीक है, सही है ना क्वेश्चन, या फिर D1 और D2 जो है इक्वल होगा, या फिर D1 व D2 बराबर या छोटा बड़ा, ये क्या है, चलिए नन ऑफ दीज कर दीजिए, वैसे नन ऑफ दीज क्या होगा, लिख ही देते हैं, D1 व D2 बराबर या छोटा कॉमा बड़ा, ऐसा भी ऑप्शन है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक निकालने के लिए, किसमें, प्रिज्म में, ठीक है, प्रिज्म में निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है साइन A प्लस डेल m अपॉन 2, ठीक है, और उसके बाद होता है साइन A बाई 2। ये फॉर्मूला आपका साफ साफ जो है एकदम अच्छे आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, क्लास हो सकता है 10th में तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 12th में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वैसे जब कंपटीशन तैयारी करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कुछ बड़ी चीज़। तो देखिए ये क्या है, ये अपवर्तनांक होता है n निकालने के लिए प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालने के लिए, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर जो होता है जो है ये जो आपको डेल m दिख रहा है, डेल m, तो डेल m ही जो होता है आपका ये विचलन कोण होता है, विचलन कोण यहाँ पर हम लोग डेल m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका ये जो n है और जो विचलन कोण है, इसी में रिलेशन देखना और इसी से देख करके बताना है, ठीक है, क्योंकि आपका ये a और ये सब कुछ उसी चीज के लिए वही कुछ रहेगा, ठीक है, वही प्रिज्म है, सब कुछ वैसा ही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वैसे तो ये डिपेंड कई चीज़ों पे करता है, ठीक है, प्रिज्म के कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये क्योंकि चेंज कुछ नहीं हो रहा है, तो ये और ये डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप मान सकते हैं कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा वैल्यू, ठीक। तो अब अगर आप देखेंगे लाल के लिए और नीले के लिए, तो इसमें से कौन ज़्यादा है, तो अब ज़्यादा बताना तो मुश्किल का काम है नहीं, ये बड़ा है भाई, ये नीला वाला बड़ा है, तो जब नीला वाला बड़ा है कोण भी तो बड़ा होगा ना नीले वाले का, तो D वाला बड़ा होगा और D1 वाला छोटा होगा, तो सॉरी D2 वाला बड़ा होगा, D1 वाला छोटा होगा, तो D2 बड़ा हो जाएगा और D1 छोटा हो जाएगा, तो जो ये रिलेशन होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। चलिए अब देखिए प्रकाश से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना सर, प्रकाश से भी तो क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रकाश से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद एक क्वेश्चन और लगाते हैं और इस सीरीज को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक, क्योंकि अब हम लोग कुछ थोड़ा कम क्वेश्चन लगाएंगे लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि थोड़ा क्या होता है लंबी क्लास हो जाती है तो बच्चे भी ऊब जाते हैं, ठीक है, तो आपका ये ऊबना जो है ना हो, इसके लिए हमने थोड़ा सा क्लासेस की लेंथ को, क्लासेस के टाइम को छोटा कर दिया, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो समान सदिश ए व बी के परिमाण बराबर है, दो सदिश है, ठीक है, जो कि समान है और उनके जो मतलब उनका जो परिमाण है वो बराबर है, यानी कि एक सदिश आपका ए है और एक सदिश आपका बी है, लेकिन दोनों क्या है, बराबर है, सदिश मतलब वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है, उनका परिमाण बराबर है, परिमाण कह रहे हैं, परिणाम नहीं, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि AB
ए प्लस बी, ए प्लस बी का परिमाण, ठीक है। और मतलब कि ए प्लस बी का जो परिमाण है, तो ए प्लस बी हम लोग कैसे निकालते हैं आपको पता है, जब दो वेक्टरों को जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं अंडर रूट। अगर ए और बी हम ले रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab और कॉस थीटा, ऐसे करके निकालते हैं, नहीं निकालते, ये परिमाण इसका निकलेगा। कह रहा है कि जो a प्लस बी का परिमाण है वो a माइनस बी के परिमाण का n गुना है, का परिमाण a माइनस बी के परिमाण का n गुना, कौन ज्यादा हुआ, ये वाला ज्यादा हुआ, ठीक है। तो a माइनस बी का कितना होगा पहले ये तो निकाल लेना। तो a माइनस बी का कैसे निकालते हैं, तो a माइनस बी में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अंतर करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये आपको काम करना है, क्लियर है। तो ये क्या है, दोनों चीजें इतना है। तो इसमें कह रहा है कि इसका जो परिमाण आ रहा है ना वो इसके n गुना के बराबर है, यानी कि अगर इसका n गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए, इसका परिमाण जो है n गुना, यानी कि इसमें अगर n से मल्टी दोनों अगर आप देखेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो यही चीज जो है आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये चीज क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब सॉल्व क्या करना, अब तो सारा कुछ सॉल्व ही हो चुका है, बता दिया ये चीज ऐसे आएगी, बस हमको इसको बराबर रख देना है। तो इसका परिमाण और इसके n गुने के बराबर रखते हैं, तो इसका परिमाण क्या होगा, पहले वाले का वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, ये आपको इसमें ये बताना था कि इसमें एंगल कितना आएगा, कोण क्या होगा, ठीक है। अभी ऑप्शन देख करके बता रहे हैं आपको, पहले इसको जहां तक होता है वहां तक सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये n है और इक्वल में ये तभी इक्वल आएगा, ऐसा नहीं कि इसको नहीं रखेंगे तभी इक्वल आ जाएगा, n गुना इसको करना पड़ेगा, माइनस 2a। चलिए, तो ये है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि जो दोनों उनके बीच का कोण क्या होगा, ये आपको बताना है बेसिकली। तो यानी कि आपको थीटा बताना है, ठीक है, थीटा इनके बीच का कोण है, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा। तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए ये दोनों है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं इसके अंडर रूट को हटाने के लिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा a, हम क्या करते हैं b की जगह भी a रख सकते हैं, तो इसको भी हम a स्क्वायर कह देंगे, और यहाँ पर भी अगर रख दिए तो a और a का मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर आप इसका टोटल स्क्वायर करेंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो है स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा वैल्यू। तो इसमें भी हम वही हाल कर देते हैं, यानी कि इसमें भी हम रख देते हैं सारी चीजों को। तो a और a का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो a, बिल्कुल इसका मल्टीप्लाई अंदर अभी नहीं करना है, मतलब ऐसा मत कर दीजिएगा कभी कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई लगा दीजिए ऐसे, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, यहीं से गलती होती है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप क्या क्या देख सकते हैं, देखिए a और a जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये क्या था, प्लस था ना, हाँ, तो a और a जुड़ जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वही चीज यहाँ पर अंदर में भी हो जाएगी, ठीक, तो अंदर में भी होगी तो ये n स्क्वायर तो रहेगा ही, और यहाँ पर 2a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये बात पता है। तो अब देखिए यहाँ पर 2a स्क्वायर दोनों में दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 2a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और इक्वल में यहाँ पर भी कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर तो है ही, और 2a स्क्वायर और बाहर आ जाएगा, ठीक, तो 2a स्क्वायर और बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल। अब देखिए 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, और इक्वल में इसका मल्टीप्लाई कर, मतलब ये चीज अब बची है, इसका अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो पहले 1 में होगा फिर इसमें होगा, तो 1 में होगा तो n स्क्वायर ही रहेगा माइनस n कॉस थीटा,
ऐसा हो जाएगा। आपको थीटा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस और कॉस को एक साइड कर दीजिए, एन और 1 को एक साइड कर दीजिए। तो इसको इधर लाइए और 1 को उधर ले जाइए। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये चीज़ तो यही रहेगी कॉस थीटा, वो जब इधर आएगा तो इसमें माइनस में है तो ये प्लस में है, एन कॉस थीटा हो जाएगा। और ये चीज़ इधर जाएगी तो यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में उधर माइनस। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से आपको कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है। तो जब आप कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 प्लस एन हो जाएगा और यहाँ से एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब आप इस पार्ट को अगर आप इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि क्या था यहाँ पर आपका था 1 प्लस एन, ये हो जाएगा, या फिर आप n प्लस 1 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। n को आप 1 में जोड़िए या फिर 1 को n में जोड़ दीजिए, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, घटाने में प्रॉब्लम है, घटाने में आप ऐसे उल्टा नहीं कर सकते, करेंगे तो माइनस को साथ में लेना पड़ेगा। ठीक, तो अब आपको चाहिए क्या था, थीटा चाहिए था, एंगल चाहिए था। तो यहाँ से हमको मिल चुका है कॉस थीटा, तो यहाँ से हमको थीटा निकालना है। तो जब हम थीटा निकालेंगे तो कॉस को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पर करके एन स्क्वायर माइनस 1 और एन प्लस 1। तो ये जो है आपका आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है भाई, ऑप्शन में क्या क्या है ये हमको देखना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से ही तो क्लियर होगा। तो ऑप्शन में जो आपके पास में है, पहला है कॉस, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो एक साइन इनवर्स करके है, मतलब दो ऑप्शन इसमें साइन इनवर्स वाले, वो तो परमानेंट कट गए, बचा कॉस। तो कॉस में एक ऑप्शन जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि दो ऑप्शन बता रहे हैं कॉस के, एक में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स n माइनस 1 n प्लस 1, और एक में लिखा है कॉस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 और n प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से करके आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, अच्छा नीचे वाले में भी स्क्वायर है क्या, कहीं कुछ छूट गया क्या, एक सेकेंड, कहीं कुछ छूट गया क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, आई एम वेरी वेरी सॉरी। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर होगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर जब कॉमन लिए थे ना, तो यहाँ पर भी स्क्वायर ही रहेगा। ओ माय मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक है ना, चलिए कोई बात नहीं है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी आई एम। तो यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है उसमें स्क्वायर है, हमको दिखा तभी याद आया, है ना। तो एक में स्क्वायर बिल्कुल नहीं है, एक में स्क्वायर है, तो आपका ऑप्शन ये वाला होगा राइट, तो ये वाला आप टिक कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, इनको देखिए, अपनी किताबों में इस तरीके के क्वेश्चन को ढूंढिए, मन लगा करके ढूंढिए। ठीक है, और ढूंढने के बाद उनको तोड़ तोड़ के सॉल्व करिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, अपने सिलेबस की, अपने जो फॉर्मूले की, हर चीज़ों की प्रैक्टिस, और साथ ही साथ इस मॉडल पेपर को 2 से 3 बार देखा कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास भेजा नहीं है, वीडियो को लाइक और बहुत सारा कुछ नहीं किया है, तो सब कुछ कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।